कंट्री का फाइनेंशियल वॉचडॉग जो सिर्फ ये नहीं देखता कि पैसा सही से खर्च हुआ, बल्कि ये भी चेक करता है कि क्या वो खर्च स्मार्ट था, क्या उससे देश को बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिली। ये है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी की अल्टीमेट सुपर पावर। बिल्कुल। और आज माय फ्रेंड हम ऐसी ही पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की दुनिया में एक सुपर डिटेल्ड सुपर एनर्जेटिक एडवेंचर पे निकलने वाले हैं। बहुत जरूरी टॉपिक है ये। बहुत जरूरी। सो आर यू एब्सोल्युटली रेडी टू बिकम अ मास्टर ऑफ दिस? इससे पहले कि हम शुरू करें, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को स्मैश करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लो और हाँ, कमेंट में एक फायर इमोजी ड्रॉप कर दो। लेट अस नो योर विद अस। लेट्स स्टार्ट दिस एपिक लर्निंग जर्नी। बिल्कुल। वेलकम एवरीवन। आज का हमारा सफर इंडियन पॉलिटी के 8 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू होगा। 8 क्वेश्चन, वाओ। यस, हमारा लर्निंग मैप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, सो लेट्स गेट इनटू इट। ओके। फर्स्ट हम सीएजी के रोल को समझेंगे। लीगैलिटी वर्सेस प्रोप्राइटरी, बहुत क्लासिक डिबेट है। ओके, लीगैलिटी वर्सेस प्रोप्राइटरी, गॉट इट। सेकंड, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी एनसीबीसी के कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करेंगे, एक मैसिव पावर अप। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वन। थर्ड, हम देखेंगे कि 14th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स की फिस्कल पोजीशन को कैसे सुपरचार्ज किया। पैसे की बात। हाँ। फोर्थ, हम फाइनेंस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन और द लेटेस्ट 16th फाइनेंस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर डीप डाइव करेंगे। बहुत रेलेवेंट है। फिर we'll be back with CAG to discuss its vital role, focusing on appointment and powers. द सुपरहीरो रिटर्न्स। Yes. Sixth, we'll examine the complex issue of the National Commission for Scheduled Castes, NCSC, and Minority Institutions. A very tricky one. ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल पजल जैसा है। It is. Seventh, फिर से CAG to discuss the critical line of policy implementation audit and its jurisdiction. ओके, द फाइन लाइन। और फाइनली हम जानेंगे कि 13th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसेस कैसे स्ट्रांग हुए। वाह, व्हाट अ लाइनअप। इट्स अ पैक्ड सेशन। बिल्कुल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो लेट्स अनपैक दिस। हमारा पहला सवाल एकदम क्लासिक 2024 पेपर से। ओके। Question is, the duty of the Comptroller and Auditor General is not merely to ensure the legality of expenditure, but also its propriety. Comment. GS2, Indian Polity 2024, 10 marks. ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो आसान शब्दों में सीएजी इंडिया का सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है। मतलब ये गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड को चेक करते हैं। राइट। बट यहाँ एक जबरदस्त ट्विस्ट है। ये सिर्फ ये नहीं देखते कि रूल्स फॉलो हुए या नहीं, वो तो हो गई लीगैलिटी, हाँ, वो तो बेसिक चेक है। बल्कि ये भी देखते हैं कि क्या ये खर्चा सही था, जरूरी था और क्या इससे बेस्ट रिजल्ट मिला। ये है प्रोप्राइटी। एग्जैक्टली, द विजडम ऑफ द एक्सपेंडिचर। समझे। एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन पेरेंट्स ने 5,000 रुपए दिए एक न्यू स्टडी टेबल के लिए। ओके। तुमने 5,000 में एक टेबल खरीद ली, ये है लीगैलिटी। पैसा टेबल पर ही खर्च हुआ। द रूल वाज फॉलोड। बट अगर तुमने वो पैसा एक फैंसी छोटी सी कॉफी टेबल पर लगा दिया जो स्टडी के लिए बिल्कुल काम की नहीं है, तो ये प्रोप्राइटी का इशू है। मतलब पैसा सही जगह, सही वैल्यू के लिए खर्च नहीं हुआ। एग्जैक्टली। सो दैट्स कूल ना, दिस कॉन्सेप्ट। बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल है। चलो इसका मॉडल आंसर स्ट्रक्चर करते हैं। इंट्रोडक्शन एकदम क्रिस्प होना चाहिए। ओके, क्या लिखना है इंट्रो में? डिफाइन करना है सीएजी को एज इंडिया सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 148 और उसके रोल को एज अ वॉचडॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस। ठीक है। और की ये है कि शुरू में ही लीगैलिटी और प्रोप्राइटी इन दो कीवर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर दो और ये बताओ कि इसका रोल लीगैलिटी से आगे प्रोप्राइटी तक जाता है। करेक्ट। इंट्रो के बाद बॉडी। हाँ। तो सीएजी के इस डुअल मैंडेट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? देखो, इसका बेसिस आर्टिकल 148 से 151 तक है। आंसर की बॉडी को 2 पार्ट्स में तोड़ना चाहिए। अच्छा, 2 पार्ट्स। पहला, लीगैलिटी डायमेंशन, ये बेसिक चेक है। क्या एक्सपेंडिचर ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कंप्लाई किए, फाइनेंशियल रूल्स फॉलो हुए। पार्लियामेंट से प्रॉपर ऑथराइजेशन था या नहीं। फिर आता है दूसरा और ज्यादा पावरफुल पार्ट, द प्रोप्राइटी डायमेंशन। यहाँ आती है असली बात। हाँ, यहाँ आता है परफॉर्मेंस ऑडिटिंग, जिसमें सीएजी 3 ईज को एग्जामिन करता है। इकोनॉमी यानी कम खर्च, एफिशिएंसी यानी फास्ट काम और इफेक्टिवनेस यानी रिजल्ट ओरिएंटेड। इससे एक बहुत अच्छा सवाल सामने आता है। फाइनेंशियल ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट में कोर डिफरेंस क्या है? गुड क्वेश्चन। क्विक आंसर, अ फाइनेंशियल ऑडिट नंबर्स की करेक्टनेस और रूल्स का कंप्लायंस चेक करता है, जैसे एक रेफरी फाउल्स चेक करता है। ठीक है। परफॉर्मेंस ऑडिट दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर की वैल्यू फॉर मनी और आउटकम्स को इवैल्यूएट करता है, जैसे कोच एनालाइज करता है कि टीम की स्ट्रेटजी मैच जीतने में काम आई या नहीं। वाह, सुपर्ब क्लैरिटी। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर को इस तरह लीगैलिटी और प्रोप्राइटी में तोड़ने से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में कैसे हेल्प मिलती है? क्विक आंसर, जब आप रोल को 2 क्लियर पार्ट्स में ब्रेक करते हो, लीगैलिटी और प्रोप्राइटी, और दोनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देते हो, तो आंसर बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है। अच्छा। एग्जामिनर को दिखता है कि आपके थॉट्स एकदम क्लियर हैं और आप सिर्फ जेनेरिक पॉइंट्स नहीं लिख रहे हो। सही बात है। अब आते हैं रियल एक्शन पर। कुछ सॉलिड एग्जांपल्स चाहिए जहां सीएजी ने अपनी प्रोप्राइटी ऑडिट की पावर दिखाई। लैंडमार्क केसेस क्या हैं? बिल्कुल, लैंडमार्क केसेस के बिना आंसर अधूरा है। 3 जरूर मेंशन करने हैं। ओके, 3। पहला, 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन केस 2010, जिसमें सीएजी ने आर्बिट्ररी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी पर सवाल उठाया और 1.76 करोड़ रुपए का नोशनल लॉस एस्टिमेट किया। नोशनल लॉस बहुत अहम टर्म है ये। जिसने नॉन ट्रांसपेरेंट एलोकेशन प्रोसीजर्स को एक्सपोज किया। और तीसरा, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम 2011, जहां सीएजी रिपोर्ट ने बेमतलब और वेस्टफुल स्पेंडिंग को हाईलाइट किया। तो एक और सवाल, इन लैंडमार्क केसेस को आंसर में मेंशन करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्विक आंसर,
क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट का पावरफुल रियल वर्ल्ड प्रूफ है। अच्छा, ये आपके आंसर को क्रेडिबल, इम्पैक्टफुल बनाते हैं और दिखाते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ थियोरेटिकल नहीं बल्कि रियलिटी बेस्ड है। ये आपके एविडेंस है। ये जो नोशनल लॉस टर्म है उस समय बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ था। ये इंपॉर्टेंट टूल क्यों है, भले ही इस पर डिबेट होती हो? देखो, नोशनल लॉज एक एस्टिमेट है उस पोटेंशियल रेवेन्यू का जो गवर्नमेंट ने एक फ्लॉड पॉलिसी की वजह से खो दिया। राइट, पब्लिक एक्सचेकर को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, जो कि प्रोप्राइटरी ऑडिट का कोर है। समझा। तो सीएजी रिपोर्ट दे देता है, बट उसके बाद क्या होता है? कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है? ये आंसर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती हैं, जो उन्हें पार्लियामेंट में टेबल करते हैं। ओके, पार्लियामेंट में। फिर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पैक के पास जाती हैं। अच्छा, वो पार्लियामेंट्री कमेटी। हाँ, पैक रिपोर्ट को एग्जामिन करती है और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराती है। ये एक क्रिटिकल चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। और अगर आंसर को एकदम करंट बनाना हो तो सीएजी के बारे में कोई रीसेंट डेवलपमेंट मेंशन कर सकते हैं? बिल्कुल, क्विक आंसर। आप रीसेंट सुप्रीम कोर्ट नोटिस मार्च 2025 का जिक्र कर सकते हैं, जो सीएजी के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में रिफॉर्म्स की मांग कर रहा है फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंस, जैसे इलेक्शन कमीशन के लिए हुआ। हाँ, ये मेंशन करने से पता चलता है कि हम अपडेटेड हैं। एग्जैक्टली। फैंटास्टिक। तो आंसर कंक्लूड करने के लिए इस सिस्टम को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? एक अच्छा वे फॉरवर्ड क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन के लिए आप 3 पॉइंट सजेस्ट कर सकते हैं। एक, गवर्नमेंट द्वारा सीएजी रिकमेंडेशंस पर एक मैंडेटरी और टाइम बाउंड एक्शन टेकन रिपोर्ट। टाइम बाउंड। 2, पीएससी के रोल को और मजबूत करना। और 3, ऑडिट फाइंडिंग्स का पब्लिक डिस्क्लोजर बढ़ाना ताकि सिटीजन अवेयरनेस और प्रेशर बढ़े। सिर्फ समराइज करने के बजाय वे फॉरवर्ड के साथ आंसर एंड करने का क्या फायदा है? क्विक आंसर, ये क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दिखाता है। अच्छा, ये आपके आंसर को सिर्फ डिस्क्रिप्टिव से प्रिस्क्रिप्टिव बना देता है और एक बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ता है। perfect. Okay, everyone, अब थोड़ी active learning. Now, pause and practice saying. The CAG's role has evolved from a mere accountant checking legality to a guardian of public resources, scrutinizing propriety, a shift best exemplified by its performance audits in the 2G and coal block cases. इसे रिहर्स कीजिए। छोटा सा रिकैप। इन शॉर्ट, सीएजी सिर्फ एक रेफरी नहीं है जो फाउल्स चेक करता है, लीगैलिटी, बल्कि एक शार्प आइड कोच भी है जो टीम की मैच विनिंग परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है, प्रोप्राइटी। समझे? ओके, चलिए अपने दूसरे सवाल पर चलते हैं 2022 के पेपर से। ये एक कमीशन के मेजर पावर अप के बारे में है। हाँ, Question is, discuss the role of the National Commission for Backward Classes in the wake of its transformation from a statutory body to a constitutional body. GS2, Indian Polity, 2022, 10 marks. ब्रॉड मैक्रो थीम, इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस। Okay, next up. Imagine एक लोकल क्रिकेट टीम का कैप्टन अचानक से इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया जाए। पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पेक्ट सब बढ़ जाती है ना? कुछ ऐसा ही हुआ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि एनसीबीसी के साथ। सही एनालॉजी है। पहले ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी थी, बट अब 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 के बाद ये एक फुल फ्लेज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बहुत बड़ी बात है ये दोस्त। बिल्कुल। इसका आंसर स्ट्रक्चर करने के लिए इंट्रोडक्शन में 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 को जरूर मेंशन करना है एज अ लैंडमार्क स्टेप फॉर सोशल जस्टिस। ओके। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्टैट्यूटरी से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लियरली स्टेट करना है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से आखिर बदला क्या? इनहांस्ड स्टेटस और पावर्स क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव है एक नए आर्टिकल का जुड़ना, आर्टिकल 338B। 338B। हाँ, इससे एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिलते हैं और इसका स्टेटस एनएससी और एनसीएसटी के बराबर हो जाता है। और सबसे कूल बात, अब इसके पास एक सिविल कोर्ट की पावर्स हैं। सिविल कोर्ट की पावर्स मतलब ये किसी भी इंसान को समन कर सकती है, डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है और एफिडेविट्स पर एविडेंस ले सकती है। ये उसकी इन्वेस्टिगेटिव कैपेबिलिटीज का एक मैसिव एनहांसमेंट है। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। तो स्पेसिफिक आर्टिकल 338B मेंशन करने से आंसर ज्यादा अथॉरिटेटिव कैसे हो जाता है? क्विक आंसर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की आपसे प्रिसाइज नॉलेज दिखाता है जो पॉलिटी के आंसर्स में बहुत वैल्यू रखती है। अच्छा, ये यूज और पावर्स मिल गई, जैसे जनरल स्टेटमेंट और एक स्पेसिफिक फैक्ट बैक स्टेटमेंट के बीच का फर्क है। सही है। तो इन नई पावर्स के साथ अब इसके मेन काम क्या हैं? की फंक्शंस और रिस्पांसिबिलिटीज क्या हैं? इसके फंक्शंस को हम 4 मेन रोल्स में बांट सकते हैं जिन्हें जरूर मेंशन करना चाहिए। ओके, 4 रोल्स। एक, एडवाइजरी रोल। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए अब जरूरी है कि वो बैकवर्ड क्लासेस से जुड़े सभी मेजर पॉलिसी मैटर्स पर एनसीबीसी से कंसल्ट करें। ओके, कंसल्टेशन इज मैंडेटरी नाउ। हाँ। 2, मॉनिटरिंग रोल। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स और वेलफेयर स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करना। 3, ग्रीवियंस रिड्रेसल रोल। राइट्स के वायलेशन से जुड़ी स्पेसिफिक कंप्लेंट्स की जांच करना। और चौथा है रिसर्च रोल। बैकवर्ड क्लासेस के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना। एग्जाम के दौरान इन 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस को आसानी से कैसे याद रखा जा सकता है? क्विक आंसर, एक सिंपल सा एक्रोनिम यूज कर सकते हैं, जैसे AMGR, एडवाइज, मॉनिटर, ग्रीवियंस, रिसर्च। AMGR, नाइस। ऐसे मेंटल हुक्स प्रेशर में क्विक रिकॉल में हेल्प करते हैं। तो सब कुछ अच्छा ही है या कुछ चैलेंजेस और इंप्लीमेंटेशन इश्यूज भी हैं? चैलेंजेस बिल्कुल हैं और एक अच्छे आंसर में उनका जिक्र जरूर होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एक बड़ा इशू है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, मार्च 2023 तक कमीशन फुल्ली स्टाफ नहीं था। सिर्फ एक चेयरपर्सन हंसराज गंगाराम अहिर और एक मेंबर के साथ काम कर रहा था।
वाइस चेयरपर्सन और दूसरे मेंबर की पोस्ट्स खाली थीं। ओह, इसके अलावा स्टेट कमीशंस के साथ ज्यूरिसडिक्शनल ओवरलैप्स हो सकते हैं और इफेक्टिव पॉलिसी एडवाइस के लिए रोबस्ट डेटा मैनेजमेंट की जरूरत है। चेयरपर्सन का नाम या वेकेंट पोस्ट जैसे करंट फैक्ट्स मेंशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्विक आंसर, ये करंट अफेयर्स नॉलेज की एक लेयर ऐड करता है और दिखाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और अपडेटेड भी है। ठीक है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है? क्विक आंसर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही एस्टैब्लिश की जाती है, जैसे इलेक्शन कमीशन या यूपीएससी। इससे उन्हें ज्यादा पावर, ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस मिलती है। और स्टैट्यूटरी बॉडी? स्टैट्यूटरी बॉडी पार्लियामेंट की एक्ट से बनती है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका मतलब है कि उसे पार्लियामेंट के दूसरे एक्ट से मॉडिफाई या खत्म करना आसान होता है। गॉट इट। और एक और डाउट, हम्म। क्या एनसीबीसी की रिकमेंडेशन ओबीसी लिस्ट में किसी कम्युनिटी को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने की गवर्नमेंट पर बाइंडिंग होती है? क्विक आंसर, नहीं। इस मामले में उसका रोल प्राइमरीली एडवाइजरी है। लेकिन हाँ, लेकिन उसके नए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की वजह से उसकी रिकमेंडेशंस काफी वेट रखती हैं और गवर्नमेंट उन्हें आसानी से इग्नोर नहीं कर सकती। ओके, तो इस आंसर को कंक्लूड करने के लिए आगे का रास्ता क्या है? वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड कमीशन को मजबूत करने के बारे में है। 3 की पॉइंट्स हो सकते हैं। ओके। 1, स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी वेकेंट पोस्ट भरकर और रीजनल ऑफिसेज बनाकर। 2, डिजिटल इंटीग्रेशन, बेहतर कंप्लेंट मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस के लिए। और 3, अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप करके। क्या ज्यादातर जनरल स्टडीज के आंसर्स को एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूड करना अच्छा रहता है? क्विक आंसर, यस, एब्सोल्युटली। ये एग्जामिनर पर एक पॉजिटिव और प्रोएक्टिव इंप्रेशन छोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दिखाता है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बल्कि उनके पोटेंशियल सॉल्यूशंस के बारे में भी सोच सकते हैं। ऑसम। अब एक छोटा सा रिहर्सल, चलो प्रैक्टिस दिस। The 102nd Amendment transformed the NCBC from a statutory body into a constitutional body under Article 338B, arming it with civil court powers and enhancing its role as an empowered guardian for social justice. अब इसे प्रैक्टिस कीजिए। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, एनसीबीसी को एक मेजर पावर अपग्रेड मिला, सिर्फ एक एडवाइजर से बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक एम्पावर्ड गार्डियन तक, विद रियल टीथ। कूल ना? नेक्स्ट अप, 2021 से एक सवाल जिस टॉपिक में सबको इंटरेस्ट होता है, पैसा। हाँ, Question is, how have the recommendations of the 14th Finance Commission of India enabled the states to improve their fiscal position? GS2, Indian Polity 2021, 10 marks. ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, फिस्कल फेडरलिज्म। ओके टीम, अब बात करते हैं पैसे की। सेंटर और स्टेट्स के बीच पैसा कैसे शेयर होगा, ये डिसाइड करती है फाइनेंस कमीशन। बिल्कुल। लिमिटेड पॉकेट मनी देते थे और हर खर्च के लिए पूछना पड़ता था। ठीक है। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि बच्चों को एक बड़ा फिक्स्ड मंथली अलाउंस देंगे और उन्हें अपने खर्चे खुद मैनेज करने की फ्रीडम देंगे। एग्जैक्टली यही 14th FC ने स्टेट्स के लिए किया। बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल है। आंसर के इंट्रोडक्शन में आपको 14th फाइनेंस कमीशन को इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म की हिस्ट्री में एक पैराडाइम शिफ्ट की तरह फ्रेम करना चाहिए। और चेयरमैन का नाम? हाँ, चेयरमैन डॉक्टर वाईवी रेड्डी का नाम और इसका कोर आइडिया स्टेट्स की फिस्कल ऑटोनॉमी को बढ़ाना, ये जरूर मेंशन करें। तो इस कमीशन की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित रिकमेंडेशन क्या थी? बिग बैंग रिकमेंडेशन थी सेंट्रल टैक्सेस के डिविजिबल पूल में स्टेट्स का शेयर बढ़ाकर सीधा 42% करना। 42%। वाओ। हाँ, ये 10 परसेंटेज पॉइंट का जंप हिस्टोरिक था। इससे स्टेट्स को ज्यादा अनटाइड फंड्स मिले, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के बजाय अपनी लोकल प्रायोरिटीज के हिसाब से स्कीम्स डिजाइन और फंड करने की ज्यादा आजादी मिली। ये शेयर 42% करना इतना रिवोल्यूशनरी क्यों था? इसने फंडामेंटली क्या बदला? क्विक आंसर, इसने वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच वाली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से हटकर जेन्युइन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट मार्क किया। अच्छा, इसने स्टेट्स को उनकी यूनिक लोकल जरूरतों को एड्रेस करने के लिए फाइनेंशियल मसल देकर एम्पावर किया। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है, लेकिन ज्यादा पैसे के साथ ज्यादा जिम्मेदारी भी आती है। फिस्कल डिसिप्लिन के लिए फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट पर क्या रिकमेंडेशंस थी? बिल्कुल, कमीशन ने स्टेट के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी का 3% फिस्कल डेफिसिट टारगेट रिकमेंड किया, बट साथ में एक इंसेंटिव भी दिया। जिन स्टेट्स का डेट टू जीएसडीपी रिकॉर्ड अच्छा था, उन्हें 0.5% एक्स्ट्रा बोरोइंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर की गई। इससे फिस्कल डिसिप्लिन को प्रमोट किया गया। बोरोइंग लिमिट्स को परफॉर्मेंस से लिंक करने से स्टेट्स में फिस्कल डिसिप्लिन कैसे इंकरेज होता है? क्विक आंसर, ये स्टेट्स के लिए अपने फाइनेंसेस को प्रूडेंटली मैनेज करने के लिए एक डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव क्रिएट करता है। रिस्पॉन्सिबल फिस्कल बिहेवियर को ज्यादा रिसोर्सेज से रिवॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ये एक क्लासिक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है। तो इसका एक्चुअल असर क्या हुआ स्टेट्स पर? उनकी फिस्कल पोजीशन पर रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या था? वो मेजर इंपैक्ट्स हाईलाइट करने चाहिए। पहला, रेवेन्यू जनरेशन पर। ज्यादा ऑटोनॉमी के साथ कई स्टेट्स अपने ओन रेवेन्यू कलेक्शन को इंप्रूव करने में ज्यादा प्रोएक्टिव हो गए। और दूसरा, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट पर। स्टेट्स अपने प्रायोरिटी सेक्टर्स पर ज्यादा खर्च कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, कई स्टेट्स ने हेल्थ और एजुकेशन जैसे सोशल सेक्टर्स के लिए अपना बजट बढ़ाया। इसके बाद स्टेट्स ने किस तरह के इनोवेटिव रेवेन्यू मेजर्स लिए होंगे? क्विक आंसर, स्टेट्स ने अपनी टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव करने पर फोकस किया होगा, जैसे बेहतर जीएसटी कंप्लायंस। कुछ स्टेट्स ने स्टेट ओन एसेट्स को मोनेटाइज करने या नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज को इंप्रूव करने पर भी ध्यान दिया। क्या ये पॉजिटिव इंपैक्ट पूरे इंडिया में सभी स्टेट्स के लिए एक जैसा था? नहीं, इम्पैक्ट अलग अलग था। इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर स्टेट्स, जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बेहतर थी, वो इस अपॉर्चुनिटी का बेहतर फायदा उठा पाए।
अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूआंस है जिसे ऐड करना चाहिए। इसीलिए स्टेट स्पेसिफिक फिस्कल स्ट्रेटजीज बहुत जरूरी है। क्या आंसर में स्पेसिफिक स्टेट्स का नाम एग्जाम्पल के तौर पर देना एक अच्छी प्रैक्टिस है? क्विक आंसर, हाँ, इससे आंसर कम जेनरिक लगता है और पॉलिसीज के ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट की गहरी समझ दिखती है। जैसे ये मेंशन करना कि कैसे तमिलनाडु और गुजरात ने एडिशनल फंड्स सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज किए। ठीक है, दो की टर्म्स को जल्दी से डिफाइन करते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म का सरल शब्दों में क्या मतलब है, और ये डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस क्या है? क्विक आंसर, फिस्कल फेडरलिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच फाइनेंशियल रिलेशनशिप और पैसे और जिम्मेदारियों के डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं। और डिविजिबल पूल? रिकमेंडेशंस के अनुसार स्टेट्स के साथ शेयर करना जरूरी है। ग्रेट। तो कंक्लूजन के लिए आंसर में ये कहना चाहिए कि 14th एफसी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फंडामेंटली मजबूत किया। अब प्रैक्टिस कराएं। बोलो, द 14th फाइनेंस कमीशन बूस्टेड फिस्कल फेडरलिज्म बाय इंक्रीजिंग द स्टेट शेयर इन द डिविजिबल टैक्स पूल टू एन अनप्रेसिडेंटेड 42%, promoting greater fiscal autonomy and accountability. अब आपकी बारी। मिनी रिकैप, इन शॉर्ट 14th एफसी ने स्टेट्स को फाइनेंशियल पाई का एक बड़ा हिस्सा दिया और उसे कैसे खाना है इसकी आजादी भी दी। जबरदस्त है ना? ऑलराइट, चौथे सवाल पर आते हैं 2018 के पेपर से। हमने भी 14th एफसी की बात की, अब देखते हैं कि कमीशंस बनती कैसी हैं। हाँ। क्वेश्चन इज, हाउ इज द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड? व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड फाइनेंस कमीशन? डिस्कस। GS2 इंडियन पॉलिटी 2018 15 मार्क्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन पॉलिटी, फेडरलिज्म। हमने अभी 14th फाइनेंस कमीशन की बात की, बट ये कमीशन बनती कैसे है? ये फाइनेंशियल विजर्ड्स कौन होते हैं? और जो सबसे लेटेस्ट है 16th फाइनेंस कमीशन, उसका एजेंडा क्या है? चलिए इसको समझते हैं। फाइनेंस कमीशन को सेंटर और स्टेट्स के बीच एक हाई स्टेक्स क्रिकेट मैच में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अंपायर की तरफ सोचो। हर 5 साल में एक नया ट्रस्टेड अंपायर आता है टू इंश्योर द गेम ऑफ फाइनेंसेस इज प्लेड फेयरली। परफेक्ट एनालॉजी। इंट्रोडक्शन में इमीडिएटली स्टेट करना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फिस्कल बैलेंस मेंटेन करने में उसके क्रूशियल रोल पर जोर देना चाहिए। तो उससे अपॉइंट कौन करता है और उसका कंपोजिशन क्या है? ये बनती कैसे है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ओके। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं जिनके पास पब्लिक अफेयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 4 अन्य मेंबर्स। और उनकी क्वालिफिकेशंस? उन मेंबर्स को हाईकोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, या उन्हें फाइनेंस और अकाउंट्स का स्पेशल नॉलेज हो, या फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में वाइड एक्सपीरियंस हो, या इकोनॉमिक्स का स्पेशल नॉलेज हो। अच्छा। क्वालिफिकेशंस पार्लियामेंट द्वारा फाइनेंस कमीशन एक्ट ऑफ 1951 में प्रेस्क्राइब की गई हैं। कमीशन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंटमेंट इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? क्विक आंसर, ये कमीशन को एक हाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेचर और उस समय के एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट से एक हद तक इंडिपेंडेंस देता है, जो इम्पार्शियल रिकमेंडेशंस देने के लिए बहुत जरूरी है। अब 16th फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। तो TOR का मतलब क्या है, और इसका TOR क्या है? TOR का मतलब है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। बेसिकली ये कमीशन को दिया गया एजेंडा या लिस्ट ऑफ टास्क्स है। राइट। 16th फाइनेंस कमीशन, जिसे अरविंद पनागरिया चेयर कर रहे हैं, उसके TOR में 3 मेन चीजें हैं। 3? हाँ। पहला, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, यूनियन और स्टेट्स के बीच नेट टैक्स प्रोसीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन रेकमेंड करना और स्टेट्स के आपस में एलोकेशन भी। ठीक है। दूसरा, लोकल गवर्नेंस, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के रिसोर्सेज को सप्लीमेंट करने के लिए मेजर्स सजेस्ट करना। और तीसरा, फिस्कल मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स की फाइनेंसिंग के लिए प्रेजेंट अरेंजमेंट्स को रिव्यू करना। आपने पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के रिसोर्सेज को सप्लीमेंट करने की बात की। यहाँ लोकल बॉडीज से जुड़े स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स मेंशन करने से आंसर कैसे मजबूत होता है? क्विक आंसर, ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक गहरी और इंटरकनेक्टेड समझ दिखाता है। फाइनेंस कमीशन के TOR को आर्टिकल्स 243I और 243Y से लिंक करके आप इंडिया के 3 टियर्ड फेडरल स्ट्रक्चर का एक होलिस्टिक व्यू डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अच्छा, अब कुछ कॉन्टेक्स्ट के लिए 16th एफसी का काम उसके प्रेडिसेसर 15th एफसी से कैसे जुड़ा हुआ है? कॉन्टेक्स्ट देना एक हाई क्वालिटी आंसर के लिए बहुत जरूरी है। 15th फाइनेंस कमीशन ने 2021-26 के लिए स्टेट्स को 41% शेयर रेकमेंड किया था। हाँ, 14th एफसी के 42% से 1% कम। राइट। और इसका कारण जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का यूनियन टेरिटरीज में रीऑर्गेनाइजेशन था, जिनकी फंडिंग जरूरतें सेंटर से डायरेक्ट पूरी होंगी। तो ये 41% एक बेसलाइन है? एग्जैक्टली। ये 41% फिगर वो बेसलाइन प्रोवाइड करता है जहां से 16th एफसी अपना काम शुरू करेगी। पिछली कमीशन से कॉन्टेक्स्ट देना एक स्टूडेंट के लिए क्यों जरूरी है? क्विक आंसर, ये समय के साथ फिस्कल डिवोल्यूशन का एवोल्यूशन दिखाता है। एग्जामिनर को समझ आता है कि स्टूडेंट सिर्फ एक कमीशन के फैक्ट्स नहीं रट रहा, बल्कि इंडिया में फिस्कल फेडरलिज्म की कंटिन्यूअस और डायनामिक नेचर को समझता है। 2 जल्दी से कॉन्सेप्चुअल सवाल। पहला, क्या फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है? और दूसरा, इसे क्वासी जुडिशियल बॉडी क्यों कहते हैं? क्विक आंसर 1, नहीं, रिकमेंडेशंस एडवाइजरी नेचर की होती हैं। अच्छा। लेकिन बाय कन्वेंशन गवर्नमेंट आमतौर पर को रिकमेंडेशंस, खासकर टैक्स डिवोल्यूशन से जुड़ी, एक्सेप्ट कर लेती है ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट बनी रहे। और दूसरा? क्विक आंसर 2, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है क्योंकि इसके पास एक सिविल कोर्ट की कुछ पावर्स होती हैं, जैसे विटनेसेस को समन करना और डॉक्यूमेंट्स मांगना, और ये अपने डिसीजंस एविडेंस और हियरिंग्स के आधार पर लेती है। हालांकि ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है।
एक्सेलेंट। तो कंक्लूजन में ये समराइज करना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन और टीओआर इंडिया के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के प्रति कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसे रिहर्स करने का टाइम। द फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280, इज अ 5-member body appointed by the president every 5 years to recommend the distribution of financial resources between the union and the states. प्रैक्टिस कीजिए। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, फाइनेंस कमीशन वो एक्सपर्ट कमेटी है जो हर 5 साल में सेंटर स्टेट फाइनेंशियल पार्टनरशिप के लिए नई रूल बुक लिखती है। सिंपल ना? 5वां सवाल, और हम फिर से अपने फाइनेंशियल सुपर हीरो के पास है। ये 2018 से है। ओके। Question is, the Comptroller and Auditor General, CAG, has a very vital role to play. Explain how this is reflected in the method and terms of his appointment, as well as the range of powers he can exercise. GS2 Indian Polity 2018, 10 marks. ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन पॉलिटी, अकाउंटेबिलिटी। हम फिर से आ गए हैं हमारे फाइनेंशियल सुपर हीरो द कैग के पास। इस बार सवाल है कि उनका रोल इतना वाइटल यानी इंपॉर्टेंट क्यों है। इसका जवाब हम उनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, जो उनकी ओरिजिन स्टोरी जैसा है, और उनकी सुपर पावर्स में ढूंढेंगे। लेट्स गो। सही अप्रोच है। एक वर्ल्ड कप फाइनल के अंपायर को इमेजिन करो। उसको दोनों टीम से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल। उसको मैच के बीच में आसानी से हटाया नहीं जाना चाहिए, और उसके पास फील्ड पर फाइनल डिसीजन लेने की पूरी पावर होनी चाहिए। तभी तो गेम फेयर होगा। राइट। सीएजी गवर्नमेंट फाइनेंसेस के लिए वही हाई स्टेक्स अंपायर है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। इस आंसर के इंट्रोडक्शन में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कोट करना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि सीएजी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर होगा। आपको इस वाइटल रोल को सवाल में दिए गए 2 पिलर्स से कनेक्ट करना चाहिए: अपॉइंटमेंट प्रोसेस से इंश्योर की गई इंडिपेंडेंस और उसकी वाइड पावर से इन्फोर्स की गई अकाउंटेबिलिटी। चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं। अपॉइंटमेंट प्रोसेस। कैसे इंश्योर किया जाता है कि सीएजी इंडिपेंडेंट रहे? आंसर में 3 की सेफगार्ड्स फॉर इंडिपेंडेंस को हाईलाइट करना चाहिए। 3, ओके। पहला, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सीएजी का टेन्योर 6 साल या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, फिक्स्ड होता है। राइट। उन्हें ऑफिस से सिर्फ उसी तरह और उन्हीं ग्राउंड्स पर हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को, यानी एक मुश्किल इंपीचमेंट प्रोसेस जरूरी है। ठीक है। दूसरा, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस। रिटायर होने के बाद सीएजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट के अंडर कोई और ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं है। इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता? एग्जैक्टली। और तीसरा, सैलरी एंड एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड। उनकी सैलरी और उनके ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज्ड होते हैं, मतलब वो पार्लियामेंट के वोट के सब्जेक्ट नहीं होते। रिमूवल प्रोसेस का सुप्रीम कोर्ट जज जैसा होना ये बहुत बड़ी बात है। ये मुश्किल प्रोसेस इंडिपेंडेंस कैसे गारंटी करता है? क्विक आंसर, ये इंश्योर करता है कि सीएजी अपनी ड्यूटीज बिना किसी पॉलिटिकल बैकलैश या गवर्नमेंट के प्रेशर के डर के पूरी कर सकता है, जिसके अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं। ये ऑफिस को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से इंसुलेट करता है। अब आते हैं उनकी पावर्स पर। सीएजी कौन सी मेन पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है? रेंज ऑफ पावर्स बहुत वाइड है। आंसर में ये पॉइंट्स कवर होने चाहिए। ओके। पहला, ऑडिट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। सीएजी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड और सेंटर और स्टेट्स दोनों के पब्लिक अकाउंट से हुए सभी एक्सपेंडिचर को ऑडिट करता है। ठीक है। दूसरा, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। सीएजी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार गवर्नमेंट कंपनीज को ऑडिट करता है। तीसरा, ऑडिट ऑफ रिसीप्ट्स एंड स्टोर्स। सीएजी सभी गवर्नमेंट रिसीप्ट्स को भी ऑडिट करता है, ये इंश्योर करने के लिए कि टैक्सेस ठीक से कलेक्ट हुए हैं या नहीं। आंसर को और पावरफुल बनाने के लिए सीएजी की पावर के कुछ रीसेंट रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या हैं? हाँ, रीसेंट एग्जांपल्स इंक्लूड करना एक बहुत अच्छा आइडिया है। बताइए। आप आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई स्कीम पर रीसेंट सीएजी ऑडिट का जिक्र कर सकते हैं, जिसमें ऐसी इरेगुलरिटीज पाई गई जैसे कि उन पेशेंट्स के लिए पेमेंट्स किए गए जिनको पहले ही डिसीज्ड डिक्लेयर कर दिया गया था। एक और एग्जांपल द्वारका एक्सप्रेसवे पर रिपोर्ट है, जिसने पर किलोमीटर सिग्निफिकेंट कॉस्ट एस्केलेशंस को हाईलाइट किया। ठीक है। स्पेसिफिक मॉनेटरी फिगर्स और स्कीम के नाम आंसर में इंक्लूड करना क्यों जरूरी है? क्विक आंसर, ये स्पेसिफिसिटी और क्रेडिबिलिटी ऐड करते हैं। ये दिखाते हैं कि आपका नॉलेज सिर्फ टेक्स्ट बुक से थियोरेटिकल नहीं है, बल्कि रीसेंट फैक्चुअल इवेंट्स पर आधारित है, जो सीएजी के वाइटल रोल को प्रैक्टिस में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का लूप कंप्लीट करने के लिए सीएजी पार्लियामेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है? ये एक बहुत क्रूशियल फंक्शन है। सीएजी 3 ऑडिट रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को सबमिट करता है: अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स पर ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंस अकाउंट्स पर और पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर। ओके। प्रेसिडेंट इन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखते हैं। इसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी उन्हें एग्जामिन करती है और अपनी फाइंडिंग्स पार्लियामेंट को रिपोर्ट करती है। तो सीएजी और पीएसी के बीच प्रिसाइज रिलेशनशिप क्या है? क्विक आंसर, सीएजी को अक्सर पीएसी का फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड कहा जाता है। अच्छा। सीएजी पीएसी को एक्सपर्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसे पीएसी गवर्नमेंट मिनिस्टर्स और सिविल सर्वेंट्स को अकाउंटेबल ठहराने के लिए यूज करती है। एक आम क्रिटिसिज्म को एड्रेस करते हैं, पोस्ट फैक्टो ऑडिट का क्या मतलब है और इसे कभी-कभी एक लिमिटेशन क्यों माना जाता है? क्विक आंसर, पोस्ट फैक्टो का मतलब है कि ऑडिट पैसा खर्च हो जाने के बाद होता है। ये एक लिमिटेशन है, क्योंकि सीएजी सिर्फ गलती होने के बाद उस पर उंगली उठा सकता है, पोस्टमार्टम की तरह, और वेस्टेज को पहले ही होने से रोक नहीं सकता। और एक आखिरी क्लैरिफिकेशन, क्या सीएजी प्राइवेट कंपनीज को ऑडिट कर सकता है? क्विक आंसर, आमतौर पर नहीं। सीएजी का प्राइमरी डोमेन गवर्नमेंट फंड्स है। लेकिन ये उन बॉडीज और अथॉरिटीज को ऑडिट कर सकता है जो गवर्नमेंट से अहम रूप से फाइनेंस्ड हैं, और कुछ केसेस में इसका रोल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट पार्टनर्स तक एक्सटेंड हो सकता है। परफेक्ट। तो कंक्लूजन में ये समराइज कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड अपॉइंटमेंट प्रोसेस और वाइड रेंजिंग पावर्स सीएजी को पब्लिक फाइनेंसेस का एक सच्चा वॉचडॉग बनाते हैं। अब प्रैक्टिस का टाइम।
The CAG's vital role is ensured by an independent appointment process, security of tenure similar to an SC judge, and extensive powers to audit every government transaction, making it a true financial watchdog. Rehearse it. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, सीएजी को एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट अंपायर बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया कि उनकी एंट्री, अपॉइंटमेंट प्रोटेक्टेड हो और उनके ऑन फील्ड डिसीजंस, पावर्स फाइनल और बाइंडिंग हो। गॉट इट? अब चलते हैं छठे सवाल पर। 2018 से एक और ट्रिकी सवाल जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के क्लैश से डील करता है। ओके। Question is whether the National Commission for Scheduled Castes, NCSC, can enforce the implementation of constitutional reservation for the scheduled castes in the religious minority institutions. Examine. GS2, Indian Polity 2018, 10 marks. ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्त। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पजल जैसा है। हाँ है। एक तरफ है सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल, यानी एससी कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन, और दूसरी तरफ है माइनॉरिटी राइट्स, यानी रिलीजियस माइनॉरिटीज का अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चलाने का फंडामेंटल अधिकार। दोनों फंडामेंटल राइट्स हैं। दोनों। जब ये दोनों टकराते हैं तो क्या होता है? क्या एनसीएससी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशंस इन्फोर्स कर सकती है? इसे ध्यान से एग्जामिन करते हैं। एक स्पेशल क्रिकेट एकेडमी इमेजिन करो जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी द्वारा चलाई जा रही है। उनके टैलेंट को प्रमोट करने के लिए उनका माइनॉरिटी हाइट है। ठीक है। क्या नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी उन्हें सोशल जस्टिस के नाम पर अपनी 15% सीट्स एक स्पेसिफिक सोशल बैकग्राउंड के प्लेयर्स के लिए रिजर्व करने पर फोर्स कर सकती है? यही कोर कॉन्फ्लिक्ट है। बहुत अच्छा सेटअप है। इस आंसर के इंट्रोडक्शन में सवाल को दो फंडामेंटल राइट्स के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले की तरह फ्रेम करना होगा। कौन से दो? आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का राइट देता है, और आर्टिकल्स 15 और 16 जो रिजर्वेशन को सोशल जस्टिस के एक टूल के रूप में प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है? डेफिनेटिव लीगल पोजीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही इसका जवाब देता है। 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 ने आर्टिकल 15 में क्लॉज 5 जोड़ा था। आर्टिकल 15(5)? हाँ, ये क्लॉज स्टेट को एससीज और एसटी सहित सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की एडवांसमेंट के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्पेशल प्रोविजंस बनाने का अधिकार देता है। लेकिन आर्टिकल 15(5) साफ-साफ कहता है कि ये पावर आर्टिकल 31 में रेफर किए गए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर अप्लाई नहीं होती। तो उन्हें एग्जेम्पशन है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एग्जेम्पशन को कई जजमेंट्स में अपहोल्ड किया है। तो आर्टिकल 15(5) से की टेक अवे क्या है जो स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए? क्विक आंसर, ये सोशल रिजर्वेशंस के इम्प्लीमेंटेशन के मामले में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शन क्रिएट करता है। ये उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड स्पेस बनाता है। तो एनसीएससी जो एससी कम्युनिटीज की गार्डियन है, वो इस सिचुएशन में क्या कर सकती है? उसकी पावर्स और लिमिटेशंस क्या हैं? एनसीएससी आर्टिकल 338 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका मैंडेट शेड्यूल कास्ट्स के लिए प्रोवाइड किए गए सभी सेफगार्ड्स को मॉनिटर करना है। राइट। इसके पास किसी भी मामले की जांच करने के लिए सिविल कोर्ट के पावर्स है, लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के मामले में उसकी पावर्स लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि उन्हें आर्टिकल 30 के तहत क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और आर्टिकल 15(5) में एग्जेम्पशन मिला हुआ है। तो एनसीएससी कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं, नोटिसेस इशू कर सकती हैं और रेकमेंडेशंस दे सकती हैं, लेकिन वो इन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशंस एनफोर्स नहीं कर सकते। सवाल के फ्रेजिंग में इनफोर्स शब्द सबसे क्रिटिकल क्यों है? क्विक आंसर, क्योंकि सवाल इस बारे में नहीं है कि क्या एनसीएससी मामले को देख सकती है, वो देख सकती है। सवाल उसकी इंप्लीमेंटेशन को कंपेल या फोर्स करने की पावर के बारे में है। अच्छा। एनफोर्स शब्द इस स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट में एनसीएससी की जुरिस्डिक्शनल लिमिट्स की समझ को टेस्ट करता है। अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है? करंट सिनेरियो और ऑनगोइंग डिबेट क्या है? करंट डिबेट अक्सर एडेड वर्सेस अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के गिर्द घूमती है। अच्छा, एडेड और अनएडेड। एनसीएससी और सोशल जस्टिस एडवोकेट्स का तर्क है कि अगर एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टेट से फाइनेंशियल एड लेता है तो उसे स्टेट की रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। लॉजिकल लगता है। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि आर्टिकल 30 ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता। ये एक अहम चैलेंज बना हुआ है। एडेड और अनएडेड इंस्टीट्यूशंस के बीच ये डिस्टिंक्शन पूरे इशू को कैसे कॉम्प्लिकेट करता है? क्विक आंसर, एडेड इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट फंड्स मिलते हैं जो इस तर्क को मजबूत करता है कि उन्हें गवर्नमेंट सोशल जस्टिस पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए क्योंकि पब्लिक मनी इन्वॉल्व है। और अनएडेड इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के कारण आर्टिकल 30 के तहत कंप्लीट ऑटोनॉमी का ज्यादा मजबूत दावा करते हैं। दो फंडामेंटल्स क्लियर करते हैं। आर्टिकल 30 के पीछे कोर प्रिंसिपल क्या है, और दूसरा, क्या पार्लियामेंट इस एग्जेम्पशन को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है? क्विक आंसर 1, आर्टिकल 30 का कोर प्रिंसिपल रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस का एहसास दिलाना है ताकि वो अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व कर सकें। ठीक है। क्विक आंसर 2, हाँ, पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, लेकिन ऐसा अमेंडमेंट एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होगा और उसे सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर चैलेंज किए जाने की संभावना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। तो इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को देखते हुए एक बैलेंस सोल्यूशन या वे फॉरवर्ड क्या है? एक न्यूआंस्ड कंक्लूजन जरूरी है। इसका जवाब सिंपल हाँ या ना नहीं है। इसमें गवर्नमेंट और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के बीच डायलॉग शामिल हो सकता है ताकि उन्हें वॉलंटरीली ज्यादा इंक्लूसिव पॉलिसीज अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज किया जा सके। ओके, चलिए इस कॉम्प्लेक्स आइडिया को प्रैक्टिस करते हैं।
While the NCSC has the power to investigate complaints of discrimination, it cannot enforce SC reservations in minority institutions due to the explicit constitutional protection granted to them by Article 30 and the specific exemption provided in Article 15(5). इसे जोर से बोलिए। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटी राइट्स को एक स्पेशल शील्ड दी है और इस शील्ड की वजह से एनसीएससी रिजर्वेशन के लिए एडवोकेट कर सकती है, लेकिन उसे एनफोर्स नहीं कर सकती। 7वां सवाल 2016 से है और ये CAG की जुरिस्डिक्शन में एक और डीप डाइव है। ठीक है। Question is, exercise of CAG's powers in relation to the accounts of the Union and the states is derived from Article 149 of the Indian Constitution. Discuss whether an audit of the government's policy implementation could amount to overstepping its own CAG's jurisdiction. GS 2 Indian Polity 2016 12.5 marks. ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन पॉलिटी, सेपरेशन ऑफ पावर्स। हम फिर से CAG के डोमेन में। इस बार का सवाल एक बहुत ही फाइन लाइन के बारे में। CAG का काम है अकाउंट्स ऑडिट करना, लेकिन जब वो गवर्नमेंट की पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को ऑडिट करता है तो क्या वो अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या वो एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर कर रहा है? एक स्कूल प्रिंसिपल को सोचो, उनका काम है ये देखना कि टीचर सिलेबस ठीक से पढ़ा रहे हैं या नहीं। ये है इंप्लीमेंटेशन ऑडिट। ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल ये डिसाइड नहीं कर सकता कि सिलेबस में कौन से चैप्टर्स होने चाहिए। ये है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सवाल ये है कि जब CAG टीचिंग मेथड्स को चेक करता है तो क्या वो अननोइंगली सिलेबस पर ही कमेंट कर रहा है? यही डिलेमा है। इंट्रोडक्शन आर्टिकल 149 से शुरू होना चाहिए, जो CAG की पावर्स का सोर्स है। राइट। फिर कोर इशू को फ्रेम करना है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को ऑडिट करने और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इंटरफेयर करने के बीच का अहम बैलेंस। तो पार्लियामेंट के कानून के तहत CAG का आखिर मैंडेट क्या है? CAG's ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971 उसके मैंडेट को एलैबोरेट करता है। इसके तहत CAG 3 तरह के ऑडिट करता है। 3 तरह के। फाइनेंशियल ऑडिट, क्या नंबर सही है? कंप्लायंस ऑडिट, क्या रूल्स फॉलो हुए? और इस सवाल के लिए सबसे जरूरी परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट। हाँ, यानी क्या पॉलिसी ने अपने गोल्स इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ अचीव किए? पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का ऑडिट इस परफॉर्मेंस ऑडिट का कोर पार्ट है। एक अहम सवाल यहाँ, क्या परफॉर्मेंस ऑडिट शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है? क्विक आंसर, नहीं, उन शब्दों में नहीं, लेकिन आर्टिकल 149 और 1971 एक्ट के तहत ब्रॉड पावर्स को कोर्ट्स और कन्वेंशन द्वारा परफॉर्मेंस ऑडिट्स को शामिल करने के लिए इंटरप्रेट किया गया है। ठीक है। क्योंकि ये पब्लिक मनी की रियल वैल्यू इंश्योर करने के लिए जरूरी है। तो CAG पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को ऑडिट क्यों करता है? इसे ओवरस्टेपिंग ना मानकर जरूरी क्यों समझा जाता है? आंसर में कहना चाहिए कि ये बिल्कुल जस्टिफाइड है और ओवरस्टेपिंग नहीं है, 3 कारणों से। ओके, 3 रीजंस। 1, ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। सिर्फ पैसा खर्च करना काफी नहीं है, उसे अच्छे से खर्च करना जरूरी है। राइट। 2, ये एग्जीक्यूशन में सिस्टमिक इश्यूज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जैसे MG नरेगा स्कीम का ऑडिट फंड लीकेज जैसे इश्यूज को सामने ला सकता है। और तीसरा? और 3, ये एग्जीक्यूटिव को पॉलिसी इंप्रूवमेंट्स के लिए वैल्यूएबल फीडबैक देता है। मकसद पॉलिसी की विजडम पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि उसके एग्जीक्यूशन को चेक करना है। MG नरेगा जैसी स्कीम के इंप्लीमेंटेशन को ऑडिट करने से गवर्नेंस आखिर कैसे मजबूत होती है? क्विक आंसर, स्पेसिफिक फ्लॉज जैसे डिलेड वेज पेमेंट्स को पॉइंट आउट करके CAG ऑडिट गवर्नमेंट को इन लीकेजेस को बंद करने और सिस्टमिक चेंजेस लाने पर मजबूर करता है। अच्छा। इससे स्कीम अपने पॉवर्टी एलिवेशन के गोल को अचीव करने में ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो वो फाइन लाइन क्या है? CAG ओवररीच के आरोप से बचने के लिए जुरिसडिक्शनल बाउंड्रीज कैसे मेंटेन करता है? ये आंसर का कोर है। CAG को एक स्ट्रिक्ट बैलेंस मेंटेन करना होता है। वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की इफेक्टिवनेस को एग्जामिन कर सकता है और करना भी चाहिए, लेकिन उसे पॉलिसी के मेरिट या विजडम पर सवाल उठाने से बचना चाहिए। एक एग्जांपल? जैसे CAG ये ऑडिट कर सकता है कि उज्ज्वला योजना बेनिफिशियरीज तक गैस सिलेंडर्स अच्छे से पहुंचा रही हैं या नहीं। ठीक है। लेकिन CAG ये नहीं कह सकता कि उज्ज्वला योजना ही एक गलत पॉलिसी है। वो एग्जीक्यूटिव डोमेन में ओवरस्टेपिंग होगा। पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के बीच ये डिस्टिंक्शन हमारे गवर्नेंस सिस्टम में इतना जरूरी क्यों है? क्विक आंसर, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के डॉक्ट्रिन का आधार है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या करना है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है, और इंप्लीमेंटेशन उसके एग्जीक्यूशन को ऑडिट करना कैसे किया गया, ये CAG जैसी इंडिपेंडेंट बॉडी का काम है। 2 और डाउट्स। क्या गवर्नमेंट पॉलिसी सेंसिटिविटी का दावा करके CAG को डॉक्यूमेंट्स देने से मना कर सकती है? और क्या CAG का पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का ऑडिट एक तरह का जुडिशियल एक्टिविज्म है? क्विक आंसर 1, नहीं। CAG के पास यूनियन या स्टेट्स के अकाउंट से जुड़े किसी भी रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट को मांगने की स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। अच्छा। क्विक आंसर 2, नहीं, ये जुडिशियल नहीं है। शायद इसे ऑडिट एक्टिविज्म कह सकते हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अंदर है। ग्रेट। तो कंक्लूजन में ये आर्ग्यू करना चाहिए कि परफॉर्मेंस ऑडिट ओवररीच नहीं, बल्कि CAG के रोल का एक जरूरी इवोल्यूशन है। अब इस नुआंस को प्रैक्टिस करते हैं। द CAG's ऑडिट ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इज नॉट एन इंस्टेंस ऑफ ओवरस्टेपिंग इट्स jurisdiction, as long as it focuses on the economy, efficiency and effectiveness of execution without questioning the wisdom of the policy itself. प्रैक्टिस कीजिए। मिनी रिकैप, इन शॉर्ट CAG ये चेक कर सकता है कि गवर्नमेंट रेस कैसे दौड़ रही है, इंप्लीमेंटेशन, लेकिन ये सवाल नहीं कर सकता कि गवर्नमेंट ने वो पर्टिकुलर रेस क्यों चुनी, पॉलिसी। सिंपल है ना? और अब हम आ गए हमारे आखिरी सवाल पर 2013 से। ये ग्रास रूट्स पर गवर्नेंस को एम्पावर करने के बारे में है। हाँ। क्वेश्चन इज, discuss the recommendations of the 13th Finance Commission, which have been a departure from the previous commissions for strengthening the local government finances. GS2
इंडियन पॉलिटी 2013 10 मार्क्स। ब्रॉड माइक्रो थीम इंडियन पॉलिटी डिसेंट्रलाइजेशन। ये सवाल लोकल पावर के बारे में है, हमारी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। 13 फाइनेंस कमीशन 2010-15 ने लोकल गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ हटके इनोवेटिव रिकमेंडेशंस दी थी। बिल्कुल। उनमें खास क्या था, लेट्स फाइंड आउट। एक स्कूल प्रिंसिपल इमेजिन करो जो हर क्लास को डेवलपमेंट के लिए फंड देता है। ओके। पहले वो सबको बराबर पैसे देता था, फिर एक नए स्मार्ट प्रिंसिपल ने एक नया सिस्टम शुरू किया। एक बेसिक अमाउंट सबको मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा बोनस पैसा उसी क्लास को मिलेगा जो एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करेगी, अपनी क्लास साफ रखेगी और स्कूल रूल्स को अच्छे से फॉलो करेगी। परफॉर्मेंस बेस्ड। एग्जैक्टली ये परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट सिस्टम ही 13th एफसी ने लोकल बॉडीज के लिए इंट्रोड्यूस किया था। एकदम सिंपल और परफेक्ट एनालॉजी है। इंट्रोडक्शन में 13th फाइनेंस कमीशन को लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसेस के लिए एक पैराडाइम शिफ्ट के रूप में हाईलाइट करना चाहिए। ठीक है, आपको बताना चाहिए कि ये सिंपल रिसोर्स ट्रांसफर से आगे बढ़कर परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स का एक फ्रेमवर्क लाया। तो लोकल बॉडीज को ग्रांट्स देने के तरीके में सबसे बड़ा बदलाव, की डिपार्चर क्या था? एक रेवोल्यूशनरी ड्यूल कंपोनेंट ग्रांट सिस्टम का इंट्रोडक्शन। पहला था बेसिक ग्रांट। बेसिक ग्रांट, हाँ, जो वाटर सप्लाई और सैनिटेशन जैसी जरूरी सर्विसेज के लिए एक अश्योर्ड ट्रांसफर था, सभी लोकल बॉडीज को मिलता था। और दूसरा और गेम चेंजिंग पार्ट था परफॉर्मेंस बेस्ड कंपोनेंट। एडिशनल फंड्स सिर्फ उन्हीं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को दिए गए जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पूरा करते थे। ये अतीत से एक बड़ा डिपार्चर था। ग्रांट्स को परफॉर्मेंस से लिंक करना हमारे लोकल बॉडीज के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों था? क्विक आंसर, इसने उनके लिए अपने फंक्शनिंग को रिफॉर्म करने के लिए एक पावरफुल फाइनेंशियल इंसेंटिव क्रिएट किया। पहली बार बेहतर परफॉर्मेंस का सीधा मतलब था ज्यादा फंड्स। तो ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या थे? उन्हें बोनस मनी पाने के लिए क्या करना पड़ता था? 9 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कंडीशंस थी। आंसर में कुछ जरूर मेंशन करनी चाहिए, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज के लिए स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड सेटअप करना शामिल था, और दोनों रूरल और अर्बन बॉडीज के लिए ग्रीवेंस रेड्रेसल के लिए लोकल बॉडी ऑम्बुड्समैन सिस्टम लाना और ट्रांसपेरेंसी के लिए मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम्स अडॉप्ट करना। एक प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड सेटअप करने जैसा सिंपल स्टेप एक म्यूनिसिपैलिटी को मजबूत बनाने में कैसे मदद करता है? क्विक आंसर, प्रॉपर्टी टैक्स अक्सर एक म्यूनिसिपैलिटी के ओन रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स होता है। प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड इस रेवेन्यू सोर्स को ज्यादा साइंटिफिक, फेयर और एफिशिएंट बनाता है। ग्रांट्स के अलावा क्या उन्होंने लोकल बॉडीज को खुद पैसा कमाने में मदद करने के लिए भी रिकमेंडेशंस दी? यस, एब्सोल्युटली। उनके ओन सोर्स रेवेन्यू को मजबूत करने पर बहुत जोर था। अच्छा, कमीशन ने प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन को इंप्रूव करने, प्रॉपर्टीज की रेगुलर वैल्यूएशन और दूसरे लोकल टैक्सेस और यूजर चार्जेस के बेहतर कलेक्शन के लिए मेजर्स रेकमेंड किए। इस ओन सोर्स रेवेन्यू को मजबूत करना पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्विक आंसर, ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाले ग्रांट्स पर उनकी निर्भरता कम करता है। ये फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी उन्हें सही मायने में ऑटोनोमस बनाती है। इसे समेटने से पहले दो चीजें जल्दी से क्लियर करते हैं। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या हैं और लोकल बॉडी ऑम्बड्समैन क्या होता है? क्विक आंसर 1, 73rd और 74th अमेंडमेंट्स 1992 लैंडमार्क अमेंडमेंट्स हैं जिन्होंने पंचायत, रूरल लोकल बॉडीज और म्युनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, रिकॉग्निशन और पावर्स दी। ठीक है, उन्होंने इंडिया में आसान भाषा में गवर्नमेंट का तीसरा टियर बनाया। और लोकल बॉडी ऑम्बड्समैन? क्विक आंसर 2, लोकल बॉडी ऑम्बड्समैन एक इंडिपेंडेंट ऑफिशियल होता है जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज और ऑफिशियल्स के खिलाफ सिटीजंस की कंप्लेंट्स की जांच करता है। परफेक्ट। तो कंक्लूजन में ये कहना चाहिए कि 13th एफसी ने अपने इनोवेटिव परफॉर्मेंस ग्रांट्स के साथ एक मजबूत लोकल फाइनेंस सिस्टम की नींव रखी। अब दिन की आखिरी प्रैक्टिस। The 13th Finance Commission was a significant departure as it introduced performance-based grants, creating powerful incentives for local bodies to improve governance, enhance transparency, and strengthen their own revenue sources. Practice कीजिए। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट 13th एफसी ने लोकल बॉडी से कहा, हम बेसिक सपोर्ट देंगे लेकिन बोनस उनको ही मिलेगा जो अच्छा काम करके दिखाएंगे। गवर्नेंस के लिए एक परफेक्ट मोटिवेशनल स्ट्रेटजी है ना? फ्यू, क्या मैराथन लर्निंग सेशन था दोस्त। सीएजी के प्रोप्राइटी ऑडिट से लेकर फाइनेंस कमीशन के गेम चेंजिंग रिकमेंडेशंस तक हमने बहुत कुछ कवर किया। बिल्कुल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमारी डेमोक्रेसी के इनविजिबल पिलर्स हैं। सही कहा। चलिए छोटा सा रिकैप करते हैं। हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम था इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड फेडरलिज्म। हाँ, समराइज करें तो पहला हमने देखा कि सीएजी का रोल सिर्फ लीगैलिटी चेक करना नहीं बल्कि प्रोप्राइटी यानी वैल्यू फॉर मनी इंश्योर करना भी है। राइट। दूसरा, एनसीबीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनना सोशल जस्टिस के लिए एक जायंट लीप है जिससे उसे सिविल कोड की पावर्स मिली हैं। तीसरा, हमने देखा कि कैसे 14th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स को 42% शेयर देकर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी और 13th फाइनेंस कमीशन ने परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट से लोकल बॉडीज को एम्पावर किया। और आखिर में हमने एनसीएससी के केस में माइनॉरिटी राइट्स और सोशल जस्टिस के बीच के अहम कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को समझा। आज की इस गहरी चर्चा के बाद सभी लिसनर्स के लिए एक सवाल। सोचो, एआई और डेटा एनालिटिक्स के इस युग में सीएजी और फाइनेंस कमीशन जैसी इन पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के काम को आम नागरिक के लिए और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट, डेटा ड्रिवन और पार्टिसिपेटरी कैसे बनाया जा सकता है। इस पर जरूर सोचना। बहुत ही रेलेवेंट और आगे की सोच है। That's a wrap on this super detailed analysis. अगर ये नॉलेज एडवेंचर पसंद आया तो you know the drill. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। Keep the conversation going. See you next time with another fascinating deep dive. Keep learning, keep